क्या बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक शिखर से नीचे उतरना शुरू कर चुकी है? क्या वो पार्टी जिसने एक दशक तक देश की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाया, आज उसी मोड़ पर खड़ी है जहां कभी कांग्रेस खड़ी थी? और क्या पश्चिम बंगाल से निकल रही खबरें इस बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए उस भूचाल की, जिसने सिर्फ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को ही नहीं बल्कि बीजेपी की भविष्य की राजनीति पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि जिस बंगाल में बीजेपी ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और ममता विरोधी राजनीति के दम पर अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई थी, आज उसी बंगाल में टीएमसी के बागी विधायक और सांसद बीजेपी में आने की चर्चाओं के बीच एक नया सवाल पैदा हो गया है। क्या बीजेपी अब खुद अपनी विचारधारा के विस्तार के बजाय दूसरे दलों के नेताओं पर निर्भर होती जा रही है? और क्या यही किसी राजनीतिक दल के पतन की शुरुआती निशानी होती है? दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस के भीतर भारी उथल पुथल की खबरें सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कई विधायक पहले ही नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। अब चर्चा ये है कि बड़ी संख्या में सांसद भी पार्टी लाइन से अलग रास्ता चुन सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में एक सूची वायरल हो रही है, जिसमें टीएमसी के कई सांसदों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इन नामों में काकुली घोष दस्तीदार, यूसुफ पठान, सयानी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी जैसे बड़े चेहरे शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि सूची की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल की राजनीति में असंतोष की चर्चा अब सिर्फ अफवाह नहीं रह गई है। सुष्मिता देव का इस्तीफा, सुखेंदु शेखर रॉय पार्टी से अलग होना, विधायकों के बगावती तेवर और अब सांसदों के नाम की चर्चाएं, ये सब मिलकर एक बड़े राजनीतिक संकट की तस्वीर पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसका बीजेपी के डाउनफॉल से क्या संबंध है? और बहुत गहरा संबंध है। इसके लिए हमें बंगाल के राजनीतिक इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। एक समय था जब पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों का दबदबा हुआ करता था। लगातार 34 वर्षों तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही। ऐसा लगता था कि बंगाल में लेफ्ट को कोई हरा नहीं सकता। कम्युनिस्टों का कैडर इतना मजबूत था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन फिर ममता बनर्जी उभरी। उन्होंने जनता के बीच संघर्ष किया, वामपंथ के खिलाफ माहौल बनाया और आखिरकार 2011 में लेफ्ट का किला ढह गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या लेफ्ट के सभी नेता राजनीति छोड़कर घर बैठ गए? क्या वो संन्यास पर चले गए? नहीं, बड़ी संख्या में वही नेता, वही कार्यकर्ता, वही स्थानीय संगठन और सिंडिकेट चलाने वाले चेहरे रातों रात तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी सत्ता बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन जमीन पर राजनीतिक ढांचा काफी हद तक वही रहा। वामपंथ का जो कचरा सीपीएम को ले डूबा था, उसने अपनी चमड़ी बचाने के लिए ममता बनर्जी का पल्लू थाम लिया। आज बंगाल में कुछ वैसा ही पैटर्न दोबारा दिखाई दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार केंद्र में और विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है। आज अगर टीएमसी के विधायक और सांसद बीजेपी की ओर बढ़ते तो ये बीजेपी की वैचारिक जीत कम और राजनीतिक मजबूरी ज्यादा दिखाई दे सकती है, क्योंकि बीजेपी ने बंगाल में खुद को हिंदुत्व और वैचारिक राजनीति के आधार पर स्थापित किया था। बीजेपी का दावा था कि वह टीएमसी की कट मनी और सिंडिकेट राज की राजनीति का शुद्ध विकल्प है। लेकिन अगर वही टीएमसी के नेता बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल होने लगते हैं तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या बीजेपी और टीएमसी के बीच की वैचारिक लड़ाई सिर्फ चुनावी मंच तक सीमित थी? क्या बीजेपी अब अपने कैडर और विचारधारा के बजाय दूसरे दलों के नेताओं के सहारे विस्तार करना चाहती है? और क्या इससे उसके मूल समर्थकों में असंतोष पैदा हो सकता है? इतिहास गवाह है कि जब कोई पार्टी अपनी विचारधारा से ज्यादा अवसरवादी नेताओं पर निर्भर होने लगती है तो उसके भीतर अंतर विरोध बढ़ने लगते हैं। कांग्रेस इसका उदाहरण रही है, लेफ्ट इसका उदाहरण रहा है, समाजवादी दलों में भी ऐसा देखने को मिला है। और अब यही सवाल बीजेपी के सामने भी खड़ा हो रहा है। क्या बीजेपी भी उसी रास्ते पर बढ़ रही है? याद कीजिए, जब बीजेपी ने बंगाल में तेजी से विस्तार किया था तब उसके कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक संघर्ष किया था, हिंसा झेली थी, राजनीतिक टकराव झेले थे। ना जाने कितने कार्यकर्ताओं की जाने गई, ना जाने कितनों के घर फूंक दिए गए। उन्होंने ये सब किसी यूसुफ पठान, सयानी घोष या फिर शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी का नेता बनाने के लिए नहीं झेला था। उन्होंने संघर्ष इसीलिए किया था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बीजेपी टीएमसी से अलग है। लेकिन जब दूसरे दलों के बड़े बड़े नेता सीधे पार्टी में आते हैं तो सीधे मंच पर मलाईदार सीटों पर बैठते हैं।
तो सबसे ज्यादा नाराजगी उन्हीं पुराने कार्यकर्ताओं के बीच पैदा होती है जिन्होंने जमीन पर पसीना और खून बहाया होता है। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी के लिए अवसर के साथ साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी बता रहे हैं। सोचिए, कल तक जिस टीएमसी नेता के खिलाफ बीजेपी का कार्यकर्ता कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा था, जिसके खिलाफ थाने में धरने पर बैठा था, कल अगर वही नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन से धुलकर उसके सिर पर आकर बैठ जाएगा, तो क्या वो कार्यकर्ता चुनाव में बूथ पर जाकर वोट डलवाएगा? क्या वो अपनी जान जोखिम में डालेगा? बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू होता है कैडर आधारित पार्टी का डाउनफॉल। जब पार्टी का सिपाही ही हथियार डाल दे तो सेनापति चाहे दिल्ली में बैठकर कितनी भी बड़ी रणनीति बना ले, युद्ध नहीं जीता जा सकता। बीजेपी आज इसी मोर्चे पर मात खाती दिख रही है। हालांकि बीजेपी समर्थक इस तर्क से सहमत नहीं होंगे। उनका अपना एक गणित है, अपनी एक दलील है। उनका कहना है कि अगर विपक्षी दलों के नेता बीजेपी में आना चाहते हैं तो ये पार्टी की ताकत का प्रमाण है। उनके अनुसार ये दिखाता है कि बीजेपी अभी भी देश की सबसे प्रभावशाली और चुंबकीय राजनीतिक शक्ति है, जिसके आकर्षण से विरोधी भी खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों और राजनीतिक पंडितों का साफ कहना है कि ये ताकत नहीं बल्कि बीजेपी की गहरी संगठनात्मक कमजोरी का संकेत है। जब सिक्के के दूसरे पहलू को देखिए, उधर दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी इस संकट को हल्के में नहीं ले सकती है, क्योंकि अगर सांसदों और विधायकों के बीच असंतोष वास्तव में बढ़ रहा है तो ये आगामी चुनावों से पहले टीएमसी के लिए गंभीर और अस्तित्व का खतरा बन सकता है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक गतिविधियां अचानक तेज हुई हैं। दिल्ली में मुलाकातों का दौर चल रहा है। ये सब विपक्षी एकता की चर्चाओं को हवा दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरण तराशे जा रहे हैं ताकि अगर बंगाल में जमीन खिसके तो दिल्ली की बैसाखी का सहारा लिया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही का वहीं खड़ा हुआ है। क्या बंगाल में शुरू हुई ये राजनीति हलचल सिर्फ टीएमसी का संकट है या फिर ये बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है? क्या बीजेपी का ये अंधाधुंध विस्तार वास्तव में उसकी ताकत बढ़ा रहा है या फिर वह धीरे धीरे उसे आत्मघाती रास्ते पर बढ़ रही है जिस पर कभी कांग्रेस और लेफ्ट चली थी? क्या बंगाल में टीएमसी से आने वाले नेता बीजेपी को मजबूत करेंगे या भविष्य में बीजेपी के लिए नए अंतर्विरोध पैदा करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बीजेपी के डाउनफॉल की शुरुआत है या फिर ये उसके अगले राजनीतिक विस्तार का पहला कदम है? फिलहाल इन सभी सुलगते हुए सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने की क्षमता रखती है, क्योंकि बंगाल में जो होता है उसका असर सिर्फ कोलकाता की हुगली नदी के किनारों तक सीमित नहीं रहता। उसकी गूंज दिल्ली के लुटियंस जोन और संसद के गलियारों तक सुनाई देती है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी इस चक्रव्यूह से कैसे निकलती हैं, अभिषेक बनर्जी की नई रणनीतियां क्या गुल खिलाती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या टीएमसी के कथित बागी सांसद और विधायक वास्तव में बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं या फिर नहीं? अगर ऐसा होता है तो बंगाल की राजनीति में एक ऐसा अध्याय शुरू होगा जो बीजेपी को अंदर से खोखला कर सकता है, और अगर नहीं होता तो ये पूरा घटनाक्रम भारतीय राजनीति के सबसे बड़े राजनीतिक भ्रमों में से एक साबित हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी का डाउनफॉल वाकई में शुरू हो चुका है? क्या दल बदलुओं को शामिल करना बीजेपी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है, या विपक्ष की यही संगठनात्मक कमजोरी और बिखराव आज भी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है? अपनी राय नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय ही हमारी पत्रकारिता का असली पैमाना है। अगर आपको ये वीडियो और हमारा ये गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।